हरियाणा के भिवानी गांव की टीचर मनीषा की रहस्यमयी मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। मनीषा का 2 बार पोस्टमार्टम हुआ था। पहला पोस्टमार्टम भिवानी सिविल हॉस्पिटल में हुआ और दूसरा पोस्टमार्टम पीजीआईएमएस रोहतक में कराया गया। लेकिन आज तक भी मनीषा के कातिलों को पकड़ा नहीं जा सका, क्योंकि अफसरों के मुताबिक ये हत्या नहीं बल्कि सुसाइड था। 11 अगस्त 2025 को मनीषा अपने घर से निकली थी। वो प्ले स्कूल बच्चों को पढ़ाने जा रही थी। वहाँ से उसने अपने पापा को कॉल करके बताया कि आज वो देर से घर लौटेगी, क्योंकि उसे मेडिकल कॉलेज जाकर एडमिशन का फॉर्म लेकर आना है। उसके बाद 11 अगस्त को मनीषा घर नहीं लौटी। मनीषा के पापा ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई कि उनकी बेटी मेडिकल कॉलेज गई थी एडमिशन के बारे में पूछने और अभी तक वापस नहीं आई है। लेकिन पुलिस ने यह कहकर मामला टाल दिया कि तुम्हारी बेटी जवान है, शायद किसी के साथ भाग गई होगी, घर जाओ, वो खुद लौट आएगी। मगर 2 दिन बाद यानी 13 अगस्त की सुबह गांव सिहानी के पास खेतों में एक अज्ञात शव मिला जो मनीषा का था। उस लाश को देखकर साफ लग रहा था कि उसके साथ दरिंदगी और रेप किया गया है। उसका चेहरा पूरी तरह से जैसे तेजाब से जला दिया गया हो। बॉडी को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पहले पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में लिखा गया कि मनीषा की बॉडी और कपड़ों पर सीमन नहीं मिला, इसलिए रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हो पाई। लेकिन जितने भी लोग वहां मौजूद थे, उन्होंने लाश की हालत देखकर यही कहा कि मनीषा के साथ रेप हुआ और फिर उसकी दर्दनाक हत्या की गई। पोस्टमार्टम में यह भी सामने आया कि मृतका की सलवार फटी हुई थी और उसका नाड़ा खुला था। सलवार पर संघर्ष के निशान थे और अंडरवियर पर मल के धब्बे मिले। मगर कपड़ों और बॉडी पर से सीमेन न मिलने की वजह से पुलिस ने रेप की बात को साफ तौर पर नहीं माना। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया था कि दोनों घुटनों पर चोट के निशान थे, लेकिन उस हिस्से पर सलवार फटी नहीं थी और न ही रगड़ के निशान थे। इसका मतलब साफ निकलता है कि मनीषा के साथ पहले गलत काम हुआ और उसके बाद उसे फिर से सलवार पहनाई गई। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि पूरे शरीर और खोपड़ी की त्वचा पर सड़न की वजह से काले धब्बे थे। आंख और नाक की बनावट पूरी तरह से खराब थी और आंखें भी गायब थीं। रिपोर्ट में यह भी दर्ज था कि शरीर को जानवरों और कीड़ों ने खा लिया था। कई जगह अंदर की मांसपेशियां और हड्डियां भी गायब थीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सिर्फ 2 दिन में किसी इंसान का शरीर इतनी बुरी तरह से सड़ सकता है? ये बात किसी भी तरह से सच मानने लायक नहीं लगती। जैसे कि परिजनों ने आरोप लगाया था कि मनीषा के शरीर पर तेजाब डाला गया, तो क्या उसी वजह से बॉडी इतनी ज़्यादा गल गई? ये सब सुनकर मनीषा के परिवार का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह झूठी और मनगढ़ंत है, जिसे सिर्फ आरोपियों को बचाने के लिए पुलिस और प्रशासन ने बनवाया है। परिवार का साफ आरोप था कि बेटी के साथ दरिंदगी हुई है, लेकिन पुलिस सच्चाई छुपा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि बॉडी को जानवरों ने नोचा था, लेकिन परिवार का कहना था कि मनीषा के शरीर के पास किसी भी जानवर के पंजों के निशान नहीं थे। अगर किसी जानवर ने शव को खाया या नोचा होता तो वहाँ खून के धब्बे या मांस के टुकड़े ज़रूर मिलते, लेकिन ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं था। इसके उलट मौके पर लाश के आसपास बियर और शराब की खाली बोतलें पड़ी थीं। गाड़ी के टायरों के निशान भी वहाँ साफ दिखाई दे रहे थे। ये सब देखकर मनीषा के परिवार और गांव वालों ने शव लेने से मना कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि पहले आरोपियों को गिरफ्तार करो और हमारी बेटी को इंसाफ दिलाओ। गांव के सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और हजारों लोग मनीषा के लिए न्याय की मांग करने लगे। बढ़ते दबाव और लोगों के गुस्से को देखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने दूसरा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। मनीषा का दूसरा पोस्टमार्टम पीजीआईएमएस रोहतक में किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार शव पूरी तरह सड़ चुका था और पेट के अंदर से गर्भाशय और दोनों अंडाशय गायब थे, जबकि पहली रिपोर्ट में साफ लिखा था कि गर्दन को किसी तेजधार हथियार से काटा गया है। दूसरी रिपोर्ट में यह कहा गया कि ये निशान किसी जानवर के काटने से बने हैं। यानी दोनों रिपोर्ट्स के नतीजे बिल्कुल अलग थे। पहली रिपोर्ट में इंसानी हमले का जिक्र था, जबकि दूसरी रिपोर्ट में कहा गया कि हमला जानवरों ने किया। दोनों रिपोर्ट्स में मौत के कारण को लेकर कोई साफ निष्कर्ष नहीं था। पहली रिपोर्ट में लिखा था कि आंखें गायब थीं और बच्चेदानी बाहर थी, जबकि दूसरी रिपोर्ट में दर्ज किया गया कि बच्चेदानी के साथ साथ अन्य आंतरिक अंग जैसे गुर्दे और अंडाशय भी गायब थे। इसमें यह भी बताया गया कि आंखों की हलक पूरी तरह सड़ी हुई थी, यानी आंखें गल चुकी थीं, लेकिन उनके गायब होने की बात नहीं लिखी गई। दोनों रिपोर्ट्स में इतना अंतर देखकर सवाल उठने लगे। मनीषा के परिजनों ने साफ कहा कि पुलिस सच्चाई छुपा रही है और आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है।
सबसे बड़ा सवाल ये था कि दो अलग अलग मेडिकल टीम्स इतनी अलग बातें कैसे लिख सकती हैं। फिर अगले दिन रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि मनीषा ने पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशक जहर पी लिया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। लेकिन 5 दिन बाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नया दावा पेश किया। उन्होंने कहा कि उन्हें मनीषा का सुसाइड नोट मिला है। पुलिस का कहना था कि मनीषा ने खुद जहर पीकर जान दी और उसके साथ किसी तरह का गलत काम नहीं हुआ। पुलिस ने सुसाइड नोट की फोटोकॉपी मीडिया में जारी की और साथ में एक दुकान का बिल भी दिखाया, जिसमें लिखा था कि मनीषा ने वहीं से कीटनाशक खरीदा और उस पर उसके सिग्नेचर भी थे। पुलिस के इन दावों के बाद मनीषा का परिवार और भड़क गया, क्योंकि दोनों ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में कहीं भी ये नहीं लिखा था कि मनीषा ने जहर खाया था। उसके मुंह और शरीर के किसी हिस्से में झाग जैसा कोई पदार्थ नहीं मिला। सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि अगर पुलिस के पास मनीषा का सुसाइड नोट पहले दिन ही था, तो उन्होंने ये बात परिवार को पहले क्यों नहीं बताई। ये साफ दिख रहा था कि पुलिस आरोपियों को बचाने के लिए पूरी कहानी बदल रही है। परिजनों का आरोप था कि ये सब पुलिस की बनाई हुई चाल है। पुलिस ने जो सुसाइड नोट दिखाया वो असली नहीं बल्कि फोटोकॉपी था। सबसे बड़ा सवाल ये था कि मनीषा का परिवार सिर्फ हिंदी और हरियाणवी समझता है, लेकिन वो नोट अंग्रेजी में लिखा गया था। सबको पता था कि मनीषा के माता पिता को अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं आती। अगर मनीषा सच में आखिरी चिट्ठी लिखती तो या तो हिंदी में लिखती या हरियाणवी में, ताकि उसका परिवार आसानी से उसकी बात समझ सके। इसके अलावा उस नोट में कहीं भी ये साफ नहीं लिखा था कि मनीषा सुसाइड करने जा रही है। अगर उसने सच में कीटनाशक पिया था तो उसके पास से कोई बोतल, ढक्कन या रैपर क्यों नहीं मिला। पुलिस का दावा था कि उसने जहर गांव की दुकान से खरीदा और उस पर उसके साइन भी थे। लेकिन अगर मान भी लिया जाए कि उसने खरीदा था, तो क्या जहर पीने के लिए वो 2 किलोमीटर दूर जाएगी? ये काम तो वो घर पर भी कर सकती थी। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अगर उसने जहर पिया तो क्या उसके बाद उसने खुद सलवार का नाड़ा खोला और जो बॉडी पार्ट्स गायब थे क्या वो खुद काट कर हटा सकती थी? पुलिस की ये कहानी किसी भी एंगल से भरोसे लायक नहीं लगती थी। साफ दिख रहा था कि पुलिस असली आरोपियों को बचाने के लिए झूठे सबूत और नई नई कहानियां बना रही हैं। यहीं से विवाद और गहरा गया। मनीषा के परिवार ने पुलिस पर सीधे आरोप लगाए कि वो सच छुपा रहे हैं और अपराधियों को बचा रहे हैं। जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो गए। परिजनों का गुस्सा अब उबाल पर था। उन्होंने साफ कहा कि जब तक मनीषा का पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में नहीं होगा और जब तक जांच सीबीआई को नहीं सौंपी जाएगी, तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। पुलिस बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि मामला सुसाइड का है, लेकिन जैसे जैसे लोगों का गुस्सा बढ़ा, आंदोलन भी तेज हो गया। आखिरकार सरकार को दखल देना पड़ा। शव कई दिनों तक रखा रहा, जिससे तनाव और बढ़ गया। दबाव बढ़ने पर सरकार को मजबूरन मनीषा का तीसरी बार पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में कराना पड़ा। उच्च स्तर की बैठक के बाद केस को सीबीआई के हवाले कर दिया गया। परिवार की दोनों शर्तें मानने के बाद 21 अगस्त को मनीषा का अंतिम संस्कार किया गया। अगर गौर से देखा जाए तो किसी भी केस में 3 बार पोस्टमार्टम होना बहुत असामान्य बात है। अगर पुलिस की तरफ से लापरवाही या साजिश नहीं होती तो आखिर तीसरी बार पोस्टमार्टम कराने की ज़रूरत क्यों पड़ी? दरअसल मनीषा का परिवार लगातार कहता रहा कि उनकी बेटी नर्सिंग कॉलेज गई थी और वहीं से लापता हो गई। उन्होंने कई बार पुलिस से कहा कि कॉलेज का सीसीटीवी फुटेज चेक किया जाए और उसकी आखिरी लोकेशन ट्रेस की जाए, लेकिन पुलिस ने न तो सीसीटीवी देखा और न ही लोकेशन पता की। परिजनों ने यह भी बताया कि जिस रात मनीषा गायब हुई थी उसी रात 12 बजे उसके मोबाइल से कॉल आया था, लेकिन 1 मिनट बाद ही फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। मनीषा का मोबाइल आज तक नहीं मिला। हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने उसे ढूंढने की कोई ठोस कोशिश भी नहीं की। इतना ही नहीं, जिस वक्त मनीषा की लाश मिली थी उस समय भी पुलिस ने घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को बुलाने की जरूरत नहीं समझी। यानी सबसे अहम सबूत, मोबाइल और क्राइम सीन की जांच, दोनों को पुलिस ने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। इसी बीच हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मनीषा के हत्यारे पकड़े जा चुके हैं। उनके शब्दों में, आप चेक करिए, आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और उनकी पूरी जानकारी मीडिया में है, लेकिन कुछ लोग गलत अफवाह फैला रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर बड़ोली के मुताबिक आरोपी पकड़े जा चुके हैं तो पुलिस अब तक यह बात सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही? पुलिस ने अब तक यह क्यों नहीं बताया कि अपराधी कौन है, कितने लोग शामिल थे, हत्या कब और क्यों हुई, हत्या का मकसद क्या था और हत्यारों का चेहरा क्यों नहीं दिखाया जा रहा? क्या पुलिस किसी बड़े चेहरे को बचाने की कोशिश कर रही है? पुलिस ने ऑफिशियली आज तक नहीं कहा कि उन्होंने किसी को गिरफ्तार किया है, जबकि मोहनलाल बड़ोली दावा कर रहे हैं कि आरोपी उनके मुताबिक पकड़ लिए गए हैं। दोनों के बयान एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे। अगर वाकई आरोपी गिरफ्तार हैं तो पुलिस को यह बात जनता के सामने खुलकर क्यों नहीं बतानी चाहिए? मनीषा के परिवार का साफ आरोप है कि जो कुछ भी हुआ है उसमें नर्सिंग कॉलेज की भूमिका है।
उनका कहना है कि यह वारदात कॉलेज के स्टाफ ने की है। परिवार का आरोप है कि जो बॉडी पार्ट्स गायब थे उन्हें भी कॉलेज वालों ने ही निकाला है और यह कॉलेज किसी बड़े नेता का है। इसी वजह से पुलिस पूरे मामले को दबाने में लगी है। उनका साफ कहना है मौत कॉलेज वालों ने ही की है और पुलिस उन्हें बचा रही है। परिजनों का आरोप और भी गंभीर है। उनका कहना है कि मनीषा की किडनी, आंखें, बच्चेदानी सब निकाले गए थे। सिर्फ यही नहीं, एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि अगर सिर्फ दुष्कर्म हुआ होता तो शरीर से इतने अंग गायब नहीं होते। ये काम कोई आम अपराधी नहीं कर सकता। ये साफ तौर पर उन लोगों का काम लगता है जिनके पास मेडिकल नॉलेज है और जो जानते हैं कि अंग कैसे निकाले जाते हैं, क्योंकि मनीषा की बॉडी से आंखें, दिमाग, आंतें, किडनी और बच्चेदानी सब गायब थे। दावा किया जा रहा है कि पहले मनीषा को गायब किया गया, फिर उसके अंग निकाले गए और उसके बाद पहचान छुपाने के लिए बॉडी पर तेजाब या कोई केमिकल डाला गया ताकि ऐसा लगे कि अंग सड़गल गए हैं और किसी ने निकाले नहीं हैं। इसके बाद रात के अंधेरे में उसकी बॉडी खेत में फेंकी गई। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर शव 2 दिन से खेत में पड़ा होता तो गांव वालों को यह पहले ही दिन यानी 12 अगस्त को दिख जाता, क्योंकि जिस जगह लाश मिली वहां लोगों का आना जाना हमेशा रहता है। इसका मतलब साफ है कि बॉडी 12 अगस्त की रात को वहां रखी गई और सुबह होते ही गांव वालों ने देखकर पुलिस को खबर दी। महज 2 दिन में इतने अंग नेचुरल तरीके से गायब नहीं हो सकते। ये साफ शक पैदा करता है कि अंग सर्जिकल तरीके से निकाले गए। सबसे बड़ा शक कॉलेज प्रशासन और ऑर्गन माफिया पर जाता है। ऑर्गन ट्रैफिकिंग के लिए मेडिकल नॉलेज, ऑपरेशन थिएटर और मजबूत नेटवर्क चाहिए, जो किसी नर्सिंग कॉलेज के पास ही हो सकता है। इसलिए मनीषा का केस अब सिर्फ हत्या नहीं बल्कि एक रहस्य बन गया है। क्या मनीषा ऑर्गन ट्रैफिकिंग का शिकार बनी? संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। नर्सिंग कॉलेज, गायब अंग और परिवार के आरोप जोड़कर देखें तो शक और गहरा हो जाता है। इस पूरे मामले ने केवल मनीषा के परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा और देश को हिलाकर रख दिया। 3 बार पोस्टमार्टम, गायब अंग, पुलिस की चुप्पी और कॉलेज प्रशासन पर उठते शक ने इस केस को सिर्फ हत्या का मामला नहीं रह जाने दिया। यह अब एक रहस्य बन चुका है जिसमें शक की सुई सीधे ऑर्गन माफिया और कॉलेज प्रशासन की ओर घूमती है। क्या मनीषा ऑर्गन ट्रैफिकिंग का शिकार बनी? क्या सीबीआई उन दरिंदों तक पहुंच पाएगी जिन्होंने उसके साथ इतना घिनौना अपराध किया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मनीषा को अब बिना देरी न्याय मिलेगा? ये सवाल आज भी हवा में तैर रहे हैं, लेकिन एक बात साफ है, मनीषा की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच और न्याय के लिए आवाज़ उठाना कितना ज़रूरी है।